हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमपी ज्ञान स्टेशन। दिस इज़ मनीष श्रीवास्तव। जैसा आपको पता है कि हर संडे हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर सेशन लेते हैं, तो आज भी हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर सेशन लेकर आए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है आज 9 अगस्त है, और 9 अगस्त को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है, मतलब विश्व आदिवासी दिवस। अब ये क्यों ज़रूरी है और कब से मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ मैं स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है और ये 1982 से स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? तो यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया था, और उसके मेंबर स्टेट जैसे यूनाइटेड नेशंस में मोर देन 190 नेशंस हैं, 190 से ज़्यादा देश इसके अंदर आते हैं। तो उन सब देशों के अंदर आपका वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल डे मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है ये जो यूएन की वर्किंग ग्रुप जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, उसकी सब कमीशन ने ये ह्यूमन राइट्स को भी बढ़ावा देने के लिए 1982 में इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद से ये हर साल 9 तारीख को मनाया जाता है। इसके ऊपर एक और चीज़ अभी जो रिसेंट में चल रही है कि आपका जो इंटरनेशनल डे है उस पर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए, ऐसी भी जो है डिमांड आती रहती है। और ये जो बोला जाए कि ये ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो आम लोग हैं और इनसे कोई हमारा रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े सेवियर हैं ये वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्योंकि ये मोस्टली किस प्लेसेस पर रहते हैं, ये नेचर जो है इसको प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और जो आज से मैं बोलूँ कि लगभग 30-40 साल में सबसे ज़्यादा इनको जो समस्या फेस करनी पड़ रही है, जो प्रॉब्लम इनको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, वो है इनकी ज़मीन जो छीन ली जाती है, उस पर जो है कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होता जा रहा है। तो इन लोगों ने जो बायोडाइवर्सिटी सेव करके रखी थी वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके कारण हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इसके अलावा जो स्पीशीज डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक एयर क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉमन पीपल से बहुत अलग हट कर हैं, ये एक सेवियर हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग जो हैं आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको अलग तरीके से भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यूएनओ के हिसाब से इनको जो जो ये आपका इंडिजीनियस पीपल हैं, आदिवासी जो लोग हैं, इनको बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके अलावा स्लेवरी का, बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है इनको। इसके अलावा जो है उस उनके कंजर्वेशन के लिए यूएन जो है वो काम कर रहा है। और ये जो है हमारे एक बहुत बड़े सेवियर हैं, ये मैं बार बार बोलूँगा कि हमारी जो पूरी अगर इंडिया की भी पॉपुलेशन में बात करें तो लगभग 8.6% कंट्रीब्यूशन इन लोगों का ही है। तो ये जो है आपका इनके लिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। इसके अलावा जो फेमस गोंड ट्राइब है वो इंडिया से ही बिलोंग करती है, गोंडवाना जो लैंड पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से ये जो लोग हैं, इनके सम्मान के लिए, इनके ऑनर के लिए, इनके राइट्स के लिए यूएन ने ये डे ऑब्जर्व किया है। तो हर साल 9 तारीख को ये इंटरनेशनल इंडिजीनियस डे मनाया जाता है। होप ये चीज़ आपको समझने आई होगी। इसके अलावा 9 अगस्त को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है जो कि नागासाकी डे भी बोला जाता है, जिस दिन जो है आपका अमेरिका ने दो जो बोला जाए एटम बम जो जापान पे गिराए थे, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को वो ब्लास्ट हुआ था और 9 अगस्त को नागासाकी में हुआ था। तो वो फैक्ट भी आप याद रखेंगे, लेकिन ये डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को चेयरमैन बना दिया गया है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो प्रदीप कुमार जोशी बन गए हैं। और ये जो है इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 7 अगस्त 2020 को हुआ है। और इनकी जो ओथ जो थी, शपथ जो दिलवाई गई थी, वो आपका लास्ट जो हमारे यूपीएससी के चेयरमैन थे अरविंद सक्सेना, उन्होंने दिलवाई थी। इसके अलावा ही ज्वाइन द कमीशन एज मेंबर ऑन 12 में 2015। और ये जो कमीशन के जो मेंबर बने थे, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, चाहे ये जो आपके पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, तो उनमें ये एज अ मेंबर जो ज्वाइन किया था इन्होंने 2015 में किया था। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश जो पीएससी है उसके भी जो है आपके कमीशन में मेंबर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पीएससी के भी ये मेंबर रहे हैं। अब प्रेजेंटली ये प्रदीप कुमार जोशी को चेयरमैन बना दिया गया है यूपीएससी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लुपिन जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने कोरोना वायरस का ड्रग जो है फेवी पिराविर जो है वो इंडिया में लॉन्च किया है। और इस टैबलेट का जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है पर टैबलेट। तो
ड्रग जो है उसका और वैक्सीन का डिफरेंस होता है। ड्रग्स जो होती है वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए दी जाती है, और वैक्सीन जो होती है कि वो बीमारी ना हो उसके लिए हो जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ड्रग्स एंड वैक्सीन जो है वो आ गई है क्या। तो ये 49 रुपीज़ काफ़ी चीप रेट पे जो है लुपिन ने निकाली है। जो ड्रग मेजर लुपिन अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेविपिराविर ड्रग अंडर द ब्रांड नेम कोवी हॉल्ट। इस जो नाम रहेगा इसका कोवी हॉल्ट रहेगा, और ये कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको देने के लिए काम आएगी, जो माइल्ड टू मॉडरेट जिनके अंदर सिम्टम्स हैं, और ये 49 रुपीज़ की रहेगी। और इसको जो अप्रूवल दिया है वो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दिया है, और जो है कि इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है। टू एम इज़ टू लेवरेज द एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग वाइड स्प्रेड कम्युनिटी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और ऐसी भी डिजीज जैसे TB वगैरह की बीमारियां, इनमें भी इस दवाई को यूज़ किया जाएगा। इसके बाद जो है शशिधर ये जगदीशन जो है, इनको नया CEO बना दिया गया है HDFC बैंक का। जो होम डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो बैंक है, उसके जो है ये बेसिकली CEO बन गए हैं शशिधर जगदीशन। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ याद रखेंगे। शशिधर जगदीशन जो है नेक्स्ट MD और CEO बन गए हैं HDFC बैंक के। ही विल रिप्लेस आदित्य पुरी, और HDFC के जो लास्ट CEO थे वो आदित्य पुरी थे, और उनको रिप्लेस करके ये बन रहे हैं। और RBI ऑन August 4 अप्रूव दी अपॉइंटमेंट, और RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसने 4 अगस्त को इस चीज़ का जो है अप्रूवल दे दिया गया था कि शशिधर जगदीशन जो है वो HDFC के CEO रहेंगे, और ये अगले 3 साल तक जो है HDFC को सर्व करेंगे। इसके बाद जो है बेरूत, जो कि लेबनान की कैपिटल है, वहाँ पर दो बड़े बड़े जो हैं एक्सप्लोजन हुए हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा लोग जो हैं अफेक्ट हुए, मर गए, और थाउजेंड्स जो हैं वाउंडेड हुए हैं। लगभग 3000 लोग जो हैं इससे इंजर्ड हुए हैं। ये लेबनान जो है आपका मिडिल ईस्ट का एक नेशन है, जो कि इसराइल के पास बताया जाता है, और इनकी जो मेनली वॉर भी जो होती रहती है, मतलब बीच में लड़ाइयाँ जैसे होती रहती हैं, वो आपकी मेनली इसराइल के साथ इनका एक जो है टेंशन्स बने रहते हैं। तो अभी वैसे इसको जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये किसने करवाया है, लेकिन ये अमोनियम नाइट्रेट का जो है बोला जाए ब्लास्ट हुआ है, और इस मासिव एक्सप्लोशन जो था, पूरा 6 किलोमीटर के रेडियस में जो है सभी चीज़ें तबाह हो गई वहाँ पे। तो ये मासिव एक्सप्लोशन रॉक बेरूत, जो याद रखेंगे ये लेबनान की कैपिटल है, जो कि एक सिटी पोर्ट है, मतलब एक बंदरगाह वाली सिटी है, सिटी पोर्ट, डैमेजिंग बिल्डिंग अक्रॉस द कैपिटल एंड सेंडिंग अ जाइंट मशरूम क्लाउड इन द स्काई, मोर देन 70 पीपल्स किल्ड एंड 3000 इंजर्ड। तो ये जो है इतना बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ। इट वाज नॉट क्लियर व्हाट कॉजेज द ब्लास्ट विच स्टक विद अ फोर्स ऑफ 3.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, और जिसने अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता 3.5, इतना जो है वहाँ पर जो है ट्रबल क्रिएट किया था। और अकॉर्डिंग टू जर्मनीज जियो साइंस सेंटर GFZ जो है, हर्ड एंड फेल्ट एज फार एज सेप्रेस मोर देन 200 किलोमीटर 180 माइल्स अक्रॉस द मेडिटेरियन। तो ये जर्मनी में भी फेल्ट किया गया था, इस जो आपका मेडिटेरियन सी के अंदर जो है इस एक्सप्लोजन का जो है उनको फेल्ट हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे बेरूत जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आत्मनिर्भर भारत जो मिशन चल रहा है हमारा, उसके तहत जो है राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चीज़ जो है डिफेंस के लिए स्टार्ट की है कि हम लोग जो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करके मंगाते थे डिफेंस आइटम्स, ऐसे 101 डिफेंस आइटम जो है अब वो इंडिया दूसरे देशों से नहीं खरीदेगा, वो इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो ये सैटरडे को ही अनाउंस किया है कि आपके जो नेगेटिव आर्म लिस्ट है, अंडर विच 101 वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स विल बी प्रोग्रेसिवली बैन, मतलब इस दिसंबर 2020 के जो दिसंबर महीने से जो भी हमारे जो वेपन्स हम लोग लेते थे, उनमें से 101 डिफेंस आइटम्स को अब इंडिया खुद ही अपने देश में बनाएगा, और ये दिसंबर 2025 तक उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। अ बिड टू फ्लॉस्टर फ्लेजिंग इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर। तो DRDO और इंडिया के अंदर जो छोटी छोटी जो बोला जाए सेक्टर्स हैं जो डिफेंस आइटम्स बनाते हैं, तो उनको जो है नरिश करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एक बहुत दुखदाई खबर आई थी कोझीकोड से, जहाँ पे एक प्लेन जो है वो आपका ट्रैक से गिर गया था, क्रैश हो गया। और ये जो प्लेन बोला जा गया कि एयर इंडिया की एक्सप्रेस फ्लाइट थी, जो वंदे भारत मिशन के तहत चल रही थी, जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। तो ये दुबई से जो है ये फ्लाइट आई थी, जिसमें 191 लोग ऑन बोर्ड थे, और इसमें 18 लोग अभी तक मर चुके हैं, और कई लोग जो है इंजर्ड भी हैं, उनका भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये केरला की कोझीकोड में ये जो है बेसिकली ये एक्सीडेंट हुआ, जो कि एक टेबल टॉप रनवे था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि हैवी रेनफॉल हो रही थी, और वो स्किड हो गया, स्लिप हो गया वहाँ से 30 फीट डाउन अ स्लोप एंड ब्रोक इनटू 2 पोर्शन, और 2-3 पोर्शन में ये इतना बुरा जो है ये
प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये जो है कोझिकोड से जो है केरला में ये हुआ। तो ये जो एक इंसिडेंट हुआ इसने हमें जो है काफ़ी कुछ जो है चीज़ें हमारे माइंड में क्रिएट की हैं कि क्या सेफ्टी मेजर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर और किस तरह से हमें इस चीज़ को डील करना है। तो इस पे मैंने थोड़ा सा जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें बताई हैं, तो उसको भी हम लोग इस क्लास में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट्स और इनको किस तरीके से आप डील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेफ्टी मेजर्स है एक बहुत बड़ा एक डिसास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी चीज़ आती है, सेफ्टी के अंदर भी आती है। तो उस हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि टेबल टॉप एयरपोर्ट्स क्या होते हैं। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड बिल्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ प्लेट्यू या हिल के ऊपर ये बनाए जाते हैं, कि कोई प्लेट्यू हो या हिल के ऊपर इस तरह से ये बनाया जाता है जिसके ऊपर एक टेबल का जैसा टॉप होता है, उसके साइड में वैलीज होती हैं, घाटियां होती हैं। तो ऐसे जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनको टेबल टॉप्स एयरपोर्ट कहा जाता है, विथ वन और बोथ एंड्स ऑफ रनवे ओवरलुकिंग अ ड्रॉप। मतलब अगर आप इन दोनों ही एंड्स पे अगर बैलेंस नहीं कर पाते तो आपका प्लेन नीचे गिर जाएगा। और ऐसे एयरपोर्ट केवल इंडिया में यहाँ पे नहीं है, कोझिकोड में नहीं है, और भी जगह है। जैसे लेंगपुई मिजोरम में ये एक एयरपोर्ट है। इसके अलावा शिमला और कुल्लू का जो हिमाचल प्रदेश में वो है। पैक्योंग जो 100th एयरपोर्ट है इंडिया का, सिक्किम में है। बेंगलुरु कर्नाटका का। और कन्नूर और कोझिकोड केरला में है। तो ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ इसकी भी जो रेक्टिफिकेशन किया गया कि डीजीसीए ने जो है रिपोर्ट दी थी कि ये एयरपोर्ट सेफ नहीं है। तो किस तरह से ये सेफ्टी मेजर्स देख सकते हैं हम किसी एयरपोर्ट्स के, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैंने उस तरीके से लेक्चर में चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप जो है सेफ्टी किसी भी टेबल टॉप एयरपोर्ट्स की बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी असेसमेंट। इसमें प्रॉपर सेफ्टी असेसमेंट जो है वो होना चाहिए, जो कि आपका कि किसी भी तरह के कोई रिस्क को अगर एसोसिएटेड है तो उसको कैसे एसेस करना है विद द ऑपरेशन इन सच एयरपोर्ट्स, कि आपको पहले से वहाँ पे एक टीम होनी चाहिए। रनवेज को जो है एक नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच प्रोवाइड करना चाहिए, कि वहाँ पे पहले से वो थोड़ा रिस्की एयरपोर्ट्स है तो वहाँ पे एक नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच होना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी मेजरमेंट्स पूरे होने चाहिए। दूसरी सेफ्टी फीचर्स क्या ले सकते हैं, तो सेफ्टी फीचर्स लाइक RESA, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कहा जाता है रनवे एंड सेफ्टी एरिया, कि जहाँ पे भी रनवे खत्म हो रहा है वहाँ पे एक सेफ्टी एरिया क्रिएट की जाए और वो मैंडेटरी बनाया जाए। दिस हेल्प्स टू लिमिट द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन देयर इज एन एयरक्राफ्ट ओवररन ड्यूरिंग लैंडिंग। मतलब जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो काफ़ी स्पीड में रहता है, तो उसको रोकने के लिए जो उसके एंड्स हो सेफ आपके टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के, वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है एक रनवे एंड सेफ्टी एरिया बनाना चाहिए, जिसमें जो है आपका लैंडिंग, रिजेक्टेड टेक ऑफ्स और इवन अंडरशूट द लैंडिंग एरिया, जिसमें अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो वो ईजिली वहाँ पे सेफ हो जाए। इसके अलावा उसमें आपको इंजीनियर्ड मटेरियल जिसको अरेस्टर कहा जाता है, अरेस्टिंग सिस्टम, जो कि आपके प्लेन्स के अंदर एक ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग सिस्टम टाइप का है, जिसपे आपका जब भी प्लेन के जो व्हील्स चलेंगे वो उसको एक तरह का रेसिस्ट करेगा। तो मेड ऑफ इंजीनियर्ड लाइट वेट एंड क्रशेबल सेलुलर सीमेंट कंक्रीट कैन बी यूज्ड एट द रनवे एंड्स वेयर इट कैन एक्ट एज अ सेफ्टी बैरियर, और वो एक तरह बैरियर जैसा काम करे और उस चीज को जो है रोक देंगे, सक्सेसफुली स्टॉप एन एयरक्राफ्ट ओवररन, की अगर वो आगे बढ़ भी गया है तो वो ईजिली जो है उसको स्टॉप कर दें। इसके अलावा एक और फीचर होता है जिसको कहते हैं ग्राउंड अरेस्टिंग। तो ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम जो होता है ये आपका लाइक दी वन यूज्ड इन द एयरफील्ड्स, ये एयरफोर्स जो है इंडियन एयरफोर्स है ये यूज करती है। तो ग्राउंड अरेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जिसके थ्रू अगर आप इंटरनली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सटर्नली आपके प्लेन्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, और ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा पायलट्स को जो है कुछ तरह के जो है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, जैसे टेक्निकल अपग्रेड्स लाइक मेकिंग द रनवे ऑफ सच एयरपोर्ट्स जिनमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इनेबल किया जाए पायलट्स के लिए। दिस रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर्स, और इसमें जो है कि वो प्लेन अगर कोई पायलट जो है अगर फ्लाई कर रहा है उसके उस टाइम पर जो है किसी भी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपका इन्वायरमेंट उसको हेल्प नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल चीज़ें हेल्प नहीं कर रही हैं, तो आपका ह्यूमन एरर्स तो हो जाते हैं कई बार। तो अगर आप उसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम में डेवलप कर देंगे जिसको इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहा जाता है, उससे ये एक्सीडेंट्स जो है अवॉइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा अप्रोप्रिएट विजुअल एड्स हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द पायलट्स। पायलट्स के पास जैसे इस वाले जो एक्सीडेंट में पायलट की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, तो उनको एक विजुअल एड्स दिए जाएं कि देखने में उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को जो है और भी जो है रेंज बढ़ाई जाए। दिस कुड इन्वॉल्व अ विजुअल रेफरेंस सिस्टम टू अलर्ट द पायलट व्हाइल लैंडिंग ऑन रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, कि कितना डिस्टेंस आगे बचा हुआ है, किस तरह से वो जो है उस चीज़ को टैकल करें। इसके अलावा एक रिगरस ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड की जाए, ऐसे जो भी आपका जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है जिसके थ्रू जो है पायलट्स को एक स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए, उनके क्लासरूम और सिमुलेटेड ट्रेनिंग्स हो
और ये ऐसे टाइम पे ट्रेनिंग हो जहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में, और विंड्स वहाँ बहुत तेज़ी से चल रही हो, ऐसी टाइप की उनको रिगरस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। और स्टैंड बाय रेस्क्यू फैसिलिटी, स्टैंड बाय रेस्क्यू फैसिलिटीज़ का मतलब कि वहाँ पे फायर फाइटिंग रेस्क्यू ये सब टीम्स भी ऐसे एयरपोर्ट्स पे हमेशा बनी रहें, कि एकदम से जाकर, वैसे तो इस एयरपोर्ट पे भी बहुत जल्दी रेस्क्यू किया गया था लेकिन एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ा था। तो अगर आपके पास, अगर ये पहले से पता है कि ये रिस्कफुल एयरपोर्ट है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है और इंडिया में है ऐसे एयरपोर्ट्स, तो इस तरह की जो है रोल ऑफ रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विस शुड नॉट बी निग्लेक्टेड डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशन टेकन। तो ये आप स्टैंड बाय में भी रेस्क्यू फैसिलिटीज रखें। तो इस तरह से अगर हम स्टेप्स लेंगे तो आगे हम लोग ऐसे कोई भी बड़े एक्सीडेंट्स जो हैं जिनमें आपके बहुत सारा जो है मतलब मेन जो लॉस होता है, इतना ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू भी वेस्ट होता है, तो उस चीज़ को हम लोग बचा सकते हैं। और ये एक आपको आंसर राइटिंग के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे कई पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं कि जो भी अभी रिसेंट में जो पेपर्स देने वाले हों यूपीएससी पीएससी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो होप ये सभी चीज़ें आपको समझने आई होंगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हम ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी तरह के सजेशन है तो वो बिल्कुल आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।